K2 क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वर्धन वंश, और उसी को हम बोलते हैं पुष्यभूति वंश। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पुष्यभूति वंश, या इसी वंश को हम वर्धन वंश भी कहते हैं। तो सबसे पहले वर्धन कौन थे, क्या थे, इसके विषय में जानना जरूरी है, और इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जब हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वर्धन वंश से थोड़ा सा पीछे एक वंश है, एक राजवंश चल रहा है जो उत्तर भारत का बहुत शक्तिशाली है, और जिसका नाम है गुप्त काल। जो काल है गुप्त काल, यानी कि हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं वर्धन वंश की बात करूं तो जो ये वर्धन है ये गुप्तों के सामंत है, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ये वर्धन वंश है ये वर्धन गुप्तों के सामंत थे। और यहां पर सामंत शब्द आया है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सामंत क्या चीज है। तो सबसे मेन मुद्दा आ जाता है हमारे पास सामंत। तो ये सामंत, अब आपको पता तो है कि ये वर्धन जो है ये गुप्तों के सामंत है, पर ये सामंत क्या है, इसको जानने के लिए हमें पहले सामंत को समझना पड़ेगा, सामंती व्यवस्था को समझना पड़ेगा। देखिए, प्राचीन भारत में जो सामंती व्यवस्था है ये सातवाहनों के टाइम पर स्टार्ट हो गई थी, गुप्त काल तक चली और उसके बाद लगातार चलती रही। यानी कि सामंत क्या है इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझेंगे कि सामंत दो प्रकार के माने जा सकते हैं। एक सामंत को हम बोलेंगे राजा के अधीन राजा, यानी कि हम राजा के अधीन राजा। इस प्रकार के सामंत होते क्या थे इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये मेरा राज्य है और ये मेरा राज्य है और मेरे पड़ोस में जस्ट एक छोटा सा एक राज्य है। अब मैं अपने पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध करता हूं और उसे युद्ध में पराजित कर देता हूं, और जब मैंने उसको युद्ध में पराजित कर दिया तब मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा, मैं उसको अपने राज्य में नहीं मिलाऊंगा, बल्कि उसको युद्ध में हराने के बाद मैं उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करूंगा और उस मीटिंग में उसके पास कुछ प्रमुख शर्तें रखूंगा। और वो शर्तें क्या रखूंगा ये हमने समझना है। ये मेरा राज्य है और मैंने इस अपने पड़ोसी राज्य को हरा दिया है। इस राजा को मैंने मार न कर, इसकी हत्या न कर इसको कहा कि आप राजा रहेंगे, आप अपने राज्य में राज करेंगे, शासन करेंगे, प्रशासन करेंगे, पूरे राजा की तरह व्यवहार करेंगे, पर आप वहां से टैक्स इकट्ठा कर टाइम पर मुझे टैक्स पहुंचाएंगे, कर देंगे। यानी कि आप मुझे टाइम पर क्या देंगे, कर देंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, क्योंकि आप मुझसे युद्ध में हारे हो इसीलिए आप मेरे अधीन हो और आप किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, यानी कि उपाधि धारण नहीं कर सकते। ठीक, उपाधि धारण नहीं कर सकते। साथ में आप मेरी सेना, मेरी कुछ सेना अपने राज्य में रखोगे, आप मेरी सेना की टुकड़ी अपने राज्य में रखोगे, और जो सेना, मेरी सेना की टुकड़ी आप अपने राज्य में रखोगे, उस सेना का ट्रेनिंग से लेकर, खाने पीने से लेकर, सैलरी से लेकर, ड्रेस, वेशभूषा, सबका खर्चा आप उठाओगे। ठीक, खर्चा आप उठाओगे, सैनिक रखोगे और उनकी तनख्वाह से लेकर, उनका ड्रेस से लेकर, उनका सब कुछ, ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ आप करवाओगे। ठीक, और साथ ही साथ अगर भविष्य में
मेरे साथ किसी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया तो आप मेरी मदद करने आओगे। तो कुल मिलाकर यह हो गया राजा के अधीन राजा, यानी कि ये राजा पूर्ण रूप से किसके अधीन हो चुका है? इसके अधीन हो चुका है। इसके पास बचा ही क्या है? इसके पास बचा ही क्या है? इसके पास अपना कुछ भी नहीं रहा। बस ये यहां पर अपने राज में राजन कर रहा है। इसको राजा बोलते हैं और राजा बोलते हैं। बाकी ये टैक्स इसको देगा, उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है, इसकी सेना रखेगा, उसका सारा खर्च वर्च उठाएगा, जरूरत पड़ने पर इसकी मदद करेगा। तो समझ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि ये नाम मात्र का राजा है और किसके अधीन है? मेरे अधीन है। यानी कि आप समझ चुके हैं, इस प्रकार के राजा के अधीन राजा, ये हो गया सामंत का एक प्रकार, यानी कि राजा के अधीन राजा सामंत का एक प्रकार हो गया है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा। अब दूसरे प्रकार के सामंत क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरा राज्य है, ठीक है। और जब कोई राजा होता है तो उस राजा के पास उसके कर्मचारी भी होते हैं, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई वजीर होता है, कोई सेनाध्यक्ष होता है, मतलब उस राजा के सरकारी कर्मचारी होते हैं। और ऐसी स्थिति में उस राजा को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देनी होती है। अब वो तनख्वाह क्या करेगा? वो तनख्वाह पैसे के बदले, यानी कि रुपए, मुद्रा के बदले नहीं दे, मुद्रा के बदले क्या देगा? जमीन के टुकड़े देगा। मैं राजा हूं, मेरी राजधानी ये है, ये पूरा मेरा राज्य है और मेरे कर्मचारी हैं, मैं उनको सीमावर्ती इलाकों में जमीन के टुकड़े दूंगा। किसके बदले? किसके बदले? और वो मैं उनको जमीन के टुकड़े दूंगा उनकी तनख्वाह के बदले। यानी कि कुल मिलाकर तनख्वाह के बदले सिक्कों या मुद्राओं के रूप में न देकर तनख्वाह के बदले जमीन के टुकड़े देना। किसको? अपने ही कर्मचारियों को। यानी कि तनख्वाह के बदले सीमावर्ती इलाकों पर जमीन के टुकड़े देना, यह हो गया सामंतवाद का दूसरा प्रकार। कौन सा प्रकार? दूसरा प्रकार हो चुका है। अब इसको थोड़ा समझने की बात करेंगे। माना बात कि मेरा एक कर्मचारी है और उसकी तनख्वाह है 5,000 रुपए। कितने हजार? 5,000 रुपए। और मैं राजा हूं, मैंने अपने उस तनख्वाह को इसको देनी है 5,000 रुपए तनख्वाह। तो मैं उसको इतनी भूमि दूंगा कि जहां से जो टैक्स, जो कर इकट्ठा हो सके वो लगभग 10,000 हो सके। कितने? 10,000 हो सके, क्योंकि 5,000। अब देखो, मैंने अपने कर्मचारी को एक ऐसी जमीन दी जिसकी, जहां से टैक्स, जहां से कर वसूला जाता है, कितना? 10,000। ठीक। और मैं उसको कहूंगा कि तू इस 10,000 में से अपनी 5,000 सैलरी ले ले और बाकी के जो 5,000 हैं वो टैक्स के रूप में मुझे दे दे। समझ रहे हैं आप क्या कहने की बात चल रही है यहां पर? यानी कि एक मेरा राज्य है, मेरी राजधानी यहां पर है, मैं राजा हूं और मैंने अपने एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह है 5,000, उसको ये जमीन का टुकड़ा दे रखा है और इस जमीन से जो पैसा, जो कर वसूला जाता है वो 10,000 वसूला जाता है। और जबकि इसकी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए है और मैंने इसको जमीन का टुकड़ा दिया 10,000 रुपए का, ताकि ये उस जमीन से अपनी सैलरी निकाल पाए और बाकी की जो 5,000 है वो टैक्स के रूप में मुझे दे सके। तो ये हो गया सामंतवाद का दूसरा प्रकार। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 2 प्रकार के सामंत पढ़े हैं। एक सामंत जिसे हम बोलते हैं राजा के अधीन राजा, यानी कि किसी दूसरे राजा को हराकर, उसको मार, उसको हत्या न कर कर, उसका राज्य अपने में न मिलाकर उसके साथ एक ट्रीटी करना, एक संधि करना और उस संधि के तहत उसके साथ कुछ शर्तें तय करना और उस शर्तों में, उन शर्तों में वो किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। वो एक सेना रखेगा और सेना का खर्चा सब कुछ वही उठाएगा। ठीक। जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। ठीक। और किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। यह हो गया सामंत के 2 प्रकार। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा जो कि हमारा है चंड, जो कि हमारा है
पुष्यभूति वंश। और मैंने आपको बताया था कि जो अब देखिए गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है 275 से 550 माना जाता है। और जब गुप्त काल का अंत हो रहा था तब गुप्तों के पास उसका एक सामंत था जिसका नाम है पुष्यभूति। क्या है उसका नाम? पुष्यभूति। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था कि जो वर्धन वंश है वो किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। और उन्हीं में एक सामंत था जिसका नाम है पुष्यभूति। और ये गुप्तों का कौन सा सामंत था? ये राजा के अधीन राजा वाला सामंत नहीं, बल्कि गुप्तों के यहां एक कर्मचारी था जिसको तनख्वाह के बदले हरियाणा का क्षेत्र मिला हुआ था। अब जैसे ही गुप्त काल का अंत हो जाता है, गुप्त काल का खत्म हो जाता है, तब ये जो सामंत है इस एरिया पर अपना स्वतंत्र शासन कर देता है। और जब ये इस एरिया पर अपना स्वतंत्र शासक कर देता है तब ये अपने नाम से एक वंश की स्थापना करता है जिसे हम बोलते हैं पुष्यभूति वंश। तब आपको यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्धन वंश, ये पुष्यभूति वंश किसके सामंत थे? ये पुष्यभूति वर्धन वंश किसका सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। किस प्रकार के सामंत थे? क्या राजा के अधीन राजा के सामंत? नहीं, ये सामंत थे। पर कैसे सामंत? कर्मचारी सामंत थे। इन्हें गुप्तों के टाइम पर तनख्वाह के बदले जमीन दी गई थी और वो जमीन दी गई थी हरियाणा में। और जैसे ही गुप्त काल का अंत हो जाता है कोई शक्ति शेष नहीं होती है और तब यहां पर पुष्यभूति जो कि सामंत था गुप्तों का, हरियाणा के क्षेत्र में एक वंश की स्थापना कर देता है जिसे हम बोलते हैं पुष्यभूति वंश। यानी कि पुष्यभूति वंश या जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, उसका संस्थापक होगा पुष्यभूति वर्धन। कौन होगा? कौन होगा उसका संस्थापक? पुष्यभूति वर्धन। यानी कि कुल मिलाकर संस्थापक हो गया पुष्यभूति वर्धन। यह संस्थापक हो गया। यह संस्थापक तो है लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इतिहास में इसको ज्यादा याद रखा जा सके। कहने का मतलब है इसका एक ही इंपॉर्टेंट काम है कि इसने पुष्यभूति वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की स्थापना कर दी। और इसके बाद पुष्यभूति का एक बेटा होता है और जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। कुल मिलाकर पुष्यभूति वर्धन के बाद एक शक्तिशाली राजा आता है और जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। ये एक शक्तिशाली है, योग्य शासक है और ये योग्य शासक है। और एक बात ध्यान रखिए, इतिहास में इसे प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। और निर्माता उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्यभूति ने तो पुष्यभूति वंश की स्थापना कर दी, लेकिन उस वंश को बनाने का, उसको योग्य बनाने का, उसकी शक्ति बढ़ाने का यह सारा काम कौन करेगा? प्रभाकर वर्धन करेगा। इसीलिए हम प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक या निर्माता कहते हैं। वास्तविक संस्थापक व निर्माता कहते हैं। ये आपने याद रखना है। और इसी के टाइम से ही ये वंश वर्धन वंश कहलाया। क्या कहलाया? वर्धन वंश कहलाया। याद रखेंगे आप। पुष्यभूति के समय पुष्यभूति वंश और प्रभाकर वर्धन ने इसको निर्माण किया, इस राज्य का विकास किया, चौमुखी विकास किया। इस कारण इसको हम कहते हैं वर्धन वंश। तो आप समझ चुके हैं पुष्यभूति वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश दोनों एक ही चीज है। अब यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब यहां से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। प्रभाकर वर्धन बैठा है, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन को हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, निर्माता भी कहते हैं, यह भी आपको पता है। अब समझिए, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं। कितनी संतानें हैं? 3 संतानें हैं। पहला जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है राज्यवर्धन।
उसके बाद इसका दूसरा बेटा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, और उसके बाद इनकी एक बेटी है प्रभाकर वर्धन की जिसका नाम है राज्यश्री, जिसका नाम है राज्यश्री। अब आप ध्यान रखेंगे प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन, सबसे छोटी बेटी राज्यश्री, और बीच का भाई आपका कौन? हर्षवर्धन। ये आपने याद रखना है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इन तीनों भाई बहनों में बहुत प्रेम है, यहां तक कि पूरी वर्धन फैमिली में बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा आपको। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ें और यहां तक कि आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ें, अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी फैमिली में प्यार है तो वो है वर्धन फैमिली में। ये दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं, और ये दोनों भाई अपनी छोटी बहन से भी बहुत प्यार करते हैं, और अपने पिता से भी बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है कि प्राचीन भारत में अजात शत्रु, उदयन जैसे, कुणिक, पितृहंता जैसे लोग हैं जो सत्ता पाने की चाह में अपने पिता के पीठ में छुरा भोंक देते हैं। आपको यह भी पता है कि शाहजहां को बंदी गृह में डाल दिया औरंगजेब ने। यह सब चीज आप जानते हैं, लेकिन यहां पर इनमें पूरा प्यार मिलेगा आपको देखने के लिए। अब समझने का प्रयास करेंगे स्थिति क्या बन जाती है कि ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और इन तीनों की एक खास विशेषता है। इसमें जो राज्यवर्धन है ये योग्य है और बलवान है, इसकी विशेषता हो गई ये बलवान है। हर्ष की विशेषता हो गई ये विद्वान है, और राज्यश्री की विशेषता है कि ये खूबसूरत है। तो तीनों भाइयों में, तीनों भाई बहन, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अलग अलग विशेषता है। राज्यश्री खूबसूरत है, हर्ष विद्वान है, और राज्यवर्धन क्या है? बलवान है। ठीक है, बलवान है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। राज्यश्री पर दिल आ जाता है, इसकी खूबसूरती को दिल आ जाता है, इसकी खूबसूरती पर देखिए, ये समझ लीजिए आप, ये इधर बंगाल है भारत के नक्शे में, ये क्या है? कन्नौज, और यहीं पर कन्नौज के बगल पे मालवा, और ये हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? हरियाणा का क्षेत्र। यहां पर शासन कर रहा है प्रभाकर वर्धन, यहां पर शासन कर रहा है कौन? हरियाणा के क्षेत्र में प्रभाकर वर्धन, और यहां पर शासन कर रहा है गृहवर्मन, कन्नौज का राजा गृहवर्मन, और यहां पर शासन कर रहा है देवगुप्त। कौन कर रहा है? देवगुप्त मालवा पर, और यहां बंगाल पर शासन कर रहा है शशांक। कौन कर रहा है? शशांक। कुल मिलाकर ये स्थिति बनी हुई है हरियाणा के क्षेत्र में, यानी कि हरियाणा के क्षेत्र में शासन चल रहा है प्रभाकर वर्धन का, कन्नौज पे चल रहा है गृहवर्मन का, मालवा पे चल रहा है देवगुप्त का, और क्या चल रहा है? बंगाल में शशांक का शासन चल रहा है। और ये गृहवर्मन है, मोहित हो जाता है प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री पर, और ये पिता प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी का विवाह बड़े खुशी से कर देते हैं गृहवर्मन के साथ। और जैसे ही गृहवर्मन के साथ विवाह हो जाता है राज्यश्री का, वैसे ही वर्धन फैमिली के गृह मंडराने लग जाते हैं। वो कैसे मंडराते हैं? उसी समय हुणों का आक्रमण हो जाता है। कहां पर? हुणों का आक्रमण हो जाता है प्रभाकर वर्धन पर, और प्रभाकर वर्धन अपने दोनों बेटों को भेज देता है इस आक्रमण को रोकने के लिए। और जब वो अपने दोनों बेटों के इस आक्रमण को रोकने के लिए भेजता है, और दोनों बेटे हुणों को पराजित कर जब वापस घर आ रहे होते हैं, तब जब वो घर पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है, मर चुके हैं, बीमारी से मर चुके हैं। ये सुनकर जो बड़ा बेटा है राज्यवर्धन, उसका दिल कांप जाता है, वह बहुत दुखी हो जाता है, और अपने छोटे भाई हर्ष को कहता है कि हर्ष, मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका है, एक काम कर, पिता के बाद तू गद्दी संभाल और मैं जाता हूं संन्यास लेने। यानी कि हर्षवर्धन अपने पिता की मृत्यु पर बहुत ही दुखी हो चुका है और संन्यास के लिए जा रहा ही होता है। तब तक उसे खबर मिलती है कि कि जो ये देवगुप्त है, इस देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर हर्षवर्धन के जीजाजी की हत्या कर दी है, और इससे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन क्रोधित हो जाते हैं। और राज्यवर्धन इतना क्रोधित हो जाता है कि वो आकर अपने बहन का बदला लेता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। यानी कि आप समझ लीजिए किस प्रकार देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या करी, और किस प्रकार अपनी बहन का बदला लिया यहां पर किसने? राज्यवर्धन ने। और राज्यवर्धन ने हत्या कर दी किसकी? देवगुप्त की।
अब ये बंगाल का शासक जो शशांक है, ये शशांक मित्र होता है देवगुप्त का, और ये मित्र होता है देवगुप्त का, इसीलिए बंगाल का शासक शशांक अपने मित्र देवगुप्त की हत्या का बदला लेता है और छल से हत्या कर देता है राज्यवर्धन की। यानी कि कुल मिलाकर राज्यवर्धन भी मारा गया शशांक के हाथों। अब जैसे ही ये बात हर्ष को पता चली कि उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या छल से बंगाल के शासक शशांक ने कर दी है, तो यहां पर हर्षवर्धन आग बगला हो जाता है और यहां से हत्या कर देता है शशांक की। कुल मिलाकर यहां पर पूर्ण रूप से हत्याएं चल रही हैं, एक के बाद एक चल रही हैं। तो आप क्या समझे? आप समझे कि किस प्रकार देवगुप्त ने हत्या कर दी है गृहवर्मन की, और गृहवर्मन है राजश्री का पति, और राजश्री का पति होने के नाते हर्ष और राज्यवर्मन का मतलब जीजा हो गया, ठीक है। और तब बदला लेता है कौन? राज्यवर्धन गृहवर्मन की हत्या करता है। गृहवर्मन का दोस्त है शशांक हत्या कर देता है राज्यवर्मन की, और हर्ष अपने भाई का बदला लेकर हत्या कर देता है किसकी? शशांक की। तो इस प्रकार ये हत्याएं चल रही हैं। तो बाकी का हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आप इतना बाकी है। आप लोगों ने आज यहां से यह जाना कि वर्धन कौन थे, कहां से आए थे, किसके सामंत थे, सामंत व्यवस्था थी क्या, कहां से शुरू हुई, और आपको यह भी पता है कि वो सामंत दो प्रकार के हैं, और किस प्रकार के सामंत थे वर्धन, और किस प्रकार से इन्होंने शासन प्रशासन किया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।